जब आपके मन में आए कि प्राथमिक विद्यालय क्या, तो एक टूटी फिट्टी बिल्डिंग और जाते हुए ऐसे बच्चे और वहाँ बैठने का कोई स्थान नहीं। सरकार ने हजारों सरकारी स्कूल बंद किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल बनाने की सोची है, जिसमें नर्सरी से लेके कक्षा 12 तक की पढ़ाई उस माहौल में हो रही हो जिस माहौल में एक प्राइवेट स्कूल चलता है। यानी कि नर्सरी में बच्चा एडमिशन ले, उसको आने जाने की सुविधाएं भी हो। तो ऐसे दो स्कूल हर जनपद में अभी आ रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आपका विचार क्या है? जिनको इम्प्लीमेंट करना था इस पॉलिसी को, उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा जल्दबाजी में शुरू कर दिया। आज देखिए कि पेपर लीक जैसे तमाम मुद्दे होते हैं जो नीट पेपर में ऐसे हो रहे हैं, तो सरकार ने कई एजुकेशन क्षेत्रों में परिवर्तन तो किया लेकिन उसको सुचारू रूप से चला नहीं पाई, ये आरोप लगते हैं। पेपर लीक दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए, और अगर कभी ऐसा हो जाए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ओबीसी SC ST का आरक्षण लूटा जा रहा है, यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसरों की नियुक्ति पर NFS लगा दिया जाता है। देखिए अखिलेश जी तो अब ट्विटर वाले नेता हो गए, मतलब ट्विटर भी नहीं तो अब तो ट्विटर खत्म होकर एक्स पे आ गया, तो एक्स वाले नेता हो गए। राम मंदिर का मुद्दा से तो अवगत होंगे आप। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसा कुछ हुआ है। सरकार ने SIT बनाई है, SIT की जांच की रिपोर्ट आ जाने दीजिए। जब कोई व्यक्ति ईश्वर के साथ ऐसा खिलवाड़ करता है, कभी कभी बातें आती हैं लखनऊ और दिल्ली की, इसमें कितनी बात सच्चाई है कि गुटबाजी की बातें आती हैं? जब कोई मुद्दा नहीं मिलता विपक्ष को तो वो कहते हैं कि नहीं ये तो आपस में इनकी नहीं बन रही। अरे हम एक ही पार्टी के लोग हैं, और हमारी पार्टी लोगों का समूह नहीं है, हमारी पार्टी विचारों का समूह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, और आज हम बात करेंगे यूपी की पॉलिटिक्स की और देश की पॉलिटिक्स की भी। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, तो यूपी में चुनावी बिगुल बज चुका है और मैदान पे नेता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनसे ही सवाल जवाब किया जाए कि इस 10-12 साल के रास्ते में क्या छूटा है, क्या पाया है और आगे क्या पाना है। इसी क्रम में हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, मौजूदा वक्त में MLC और फिर से MLC के दौर में शामिल हैं, बीजेपी ने उनको टिकट दिया है और फिर से चुनावी मैदान में हैं और वोट मांग रहे हैं और सरकार को बहुत करीब से वो देखते हैं, सरकार में सहभागी भी हैं। तो हम उनको इनवाइट करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अवनीश सर, कैसे हैं आप? नमस्ते, अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। चुनाव कैसा चल रहा है सर? चुनाव की तैयारी चल रही है। मेरा चुनाव तो स्नातक MLC का चुनाव है, और ये स्नातक खंड लखनऊ का जो विधान परिषद का है, ये 53 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव क्षेत्र है। लगभग 450 किलोमीटर फैला हुआ क्षेत्र है, और इसके जो भी ग्रेजुएट्स होते हैं वो मुझे चुनते हैं, तो उनके बीच में जाकर, और ये प्रक्रिया 2 बार की है। मतलब हम लोग को पहले वोटर को रजिस्टर कराना पड़ता है और फिर उससे वोट मांगना पड़ता है। तो 2 बार चुनाव लड़ना पड़ता है बेसिकली, क्योंकि नॉर्मल चुनाव में तो इलेक्शन कमीशन वोटर बना देता है और वो फिर हमको जाके उसको कन्विंस करना पड़ता है। बट यहाँ आपको ये चुनाव भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि शिक्षा जगत से लोग आते हैं, एजुकेटेड हैं, तो उनको अपने पाले में करना बड़ा मुश्किल का काम होता है। हाँ, निश्चित तौर पर, लेकिन मुश्किल काम तो है, लेकिन पढ़े लिखे लोग जितना उनको कन्विंस करना उतना मुश्किल है, उतना ही आसान भी कि अगर एक बार उनको समझ में आ जाए आप ठीक से काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो फिर आपके लिए काम करते हैं। तो बेसिकली दिस इलेक्शन इज समवॉट नेटवर्किंग का इलेक्शन है कि आपस में लोगों को जोड़ लिया और लोग आपके बारे में बोलने लगे तो अच्छा हो जाता है। शिक्षकों की भूमिका को कैसे देख रहे हैं अभी आप? शिक्षकों की भूमिका समाज में जैसे पहले थी मुझे लगता है वैसे ही है, बट लोगों ने शिक्षकों को कमतर आंकना शुरू कर दिया टेक्नोलॉजी की वजह से। और गुरु को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु हर दिन कुछ सिखाता है और गुरु हर दिन कुछ ना कुछ सीखता रहता है। मतलब अच्छा गुरु वही है जो सीख के सिखाए। मैंने बहुत सारे अच्छे प्रोफेसर्स को देखा है जो अपनी क्लास लेने का जिस क्लास को पिछले 10 वर्षों से ले रहे हैं, उस क्लास को लेने जाने से पहले भी आधा घंटा पढ़ते हैं। तो दिस मीन्स वो जो लेवल है गुरु का वो डिफरेंट है, और निश्चित तौर पर उस व्यक्ति के साथ जिसको हमने एक बार गुरु माना, जिसको शिक्षक माना, वो समाज का निर्माता है। और मुझे लगता है हम मोटे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि वो किसी भी व्यक्ति का भाग्य विधाता होता है, और देश का भाग्य विधाता तो हम शिक्षकों को कह ही सकते हैं बड़ी आसानी से।
क्या जो गवर्नमेंट और प्राइवेटाइज स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल है, उसमें खाई बढ़ती जा रही है क्या? ऐसा कुछ है? नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि खाई पहले ज्यादा थी। हम्म। हमारी सरकार आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आने के बाद वो खाई पटी है। आप हम्म। देखो ना, प्राथमिक विद्यालय उत्तर प्रदेश के जो पहले दिखते थे, जो लोग पहले देखते थे, हम्म। वो प्राथमिक विद्यालय एक, जब आपके मन में आया कि प्राथमिक विद्यालय क्या, तो एक हम्म। टूटी फिट्टी बिल्डिंग और जाते हुए ऐसे बच्चे, और वहां बैठने का कोई स्थान नहीं। कोई बच्चा घर से अपना बैठने का आसन भी वहां लेकर आता था। हम्म। वो परिवर्तन पिछले 10 वर्षों में हुआ है। आज बच्चा अच्छी यूनिफॉर्म में जाता दिखता है। हम्म। उसकी जो अवस्थापना सुविधाएं हैं विद्यालयों की, वो सुधारी गई हैं। हमने 19 पैरामीटर विद्यालयों के दिए हैं, और लगभग लगभग हमने उत्तर प्रदेश में 85% से 90% तक उन 1900 पैरामीटर्स को सेचुरेट किया है। तो वो जो खाई आप कहना चाह रहे हैं, बेसिकली वो खाई बढ़ी नहीं है, घटी। हाँ, एक चीज जरूर हुई है इस बीच में, कि लोगों का रुझान प्राइवेट एजुकेशन की तरफ बढ़ा है, वो भी प्राइमरी सेक्टर में। हायर एजुकेशन में जैसे जाते हैं, तो हायर एजुकेशन में आप मानते हैं हाँ। गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी अच्छी है, तो वो जो गैप एक बन गया था, उसको सरकार दूर करने का प्रयास कर रही है। अभी तो सरकार ने बड़े सारे काम करने की कोशिश कर रही है हमारी सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल बनाने की सोची है, जिसमें नर्सरी से लेके कक्षा 12 तक की पढ़ाई उस माहौल में हो रही हो जिस माहौल में एक प्राइवेट स्कूल चलता है। यानी कि नर्सरी में बच्चा एडमिशन ले, उसको आने जाने की सुविधाएं भी हो। तो ऐसे 2-2 स्कूल हर जनपद में अभी आ रहे हैं, और वो मॉडल अगर सक्सेसफुल होता है, और मुझे लगता है सक्सेसफुल भी होगा भी, क्योंकि अभी हमने अटल आवासीय विद्यालय बनाए हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे श्रमिकों के बच्चे हैं, और उनने अच्छा रिजल्ट दिया है। जो बच्चा पढ़ता ही नहीं, उस बच्चे को हम सरकारी विद्यालय में लेकर आए, उसको सारी सुविधाएं दी, और वो बच्चा आज मेन स्ट्रीम से जुड़कर उन बच्चों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है जिनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। तो प्रतिभाओं के लिए उत्तर प्रदेश में अब अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। प्रतिभाएं को हम अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, उनको सारी सुविधाएं दे रहे हैं, और जो अच्छी प्रतिभा है उसको ऊपर तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं मुख्यमंत्री मॉडल के जो स्कूल हैं, अभी जो 75 जिले, इसमें से कितने जिलों में इम्प्लीमेंट हुआ है अभी? मैं एग्जैक्ट डेटा तो नहीं दे सकता क्योंकि मैंने अभी पढ़ा नहीं है, बट वो हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग लगभग एक स्कूल प्लान हो गया है, जो बनना प्रारंभ हो गया है। जगह कहीं जमीन चिन्हित हो गई है, कहीं बनना शुरू हो गया है। बट वो जो उसका प्रतिरूप अगर आप देख सकते हैं, तो अटल आवासीय विद्यालय जो श्रमिकों के बच्चों के लिए बनाए गए, वो उसका प्रतिरूप आप देख सकते हैं कि वैसे ही विद्यालय हम बनाने जा रहे हैं। आरोप लगते हैं, आरोप क्या डेटा भी हैं, कि सरकार ने हजारों सरकारी स्कूल बंद किए हैं। देखिए, वही कंफ्यूजन फिर क्रिएट होती है जब विपक्ष रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। एनईपी के आने के बाद एजुकेशन का पैटर्न बदला। हमने क्या किया, हमने कहा कि हम 2.5 ईयर से बच्चे को उठा के ले जाएंगे पढ़ाने के लिए। मीन्स उसको आंगनवाड़ी और क्लास 1 से पहले हम उसको 2 साल और पहले ही पढ़ाएंगे। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमको। और वो जो छोटे स्कूल खुले थे, आप उनकी कल्पना करके देखो, आपकी वो 2 कमरे 3 कमरे का विद्यालय, जिसमें 1 से लेके 5 तक की कक्षाएं चलती थी। हमने मर्जर ऐसे करने की नहीं सोची कि हम विद्यालय बंद कर रहे हैं। हम वहाँ छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे। उसका जो मैंने मॉडल स्कूल की बात करी, उन मॉडल स्कूलों में उन छोटे बच्चों, जब वो बच्चे बड़े हो गए, मतलब 6 ईयर्स का बच्चा हो गया, जब वो वहाँ आया, तो उसको हम पढ़ाने ले जा रहे थे अच्छे स्कूल में। तो एक कॉन्सेप्ट था, थोड़ी जल्दबाजी में कुछ चीजें ऐसी हो गई जिनको मुझे लगता है तो दुर्भाग्यपूर्ण हो गई, और विपक्ष ने उसको गलत तरीके से जनता के सामने ला दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्कूल बंद करे। अरे, हम लोग तो वो लोग हैं जो केवल और केवल पढ़ाने में विश्वास रखते हैं कि अगली पीढ़ी अगर पढ़कर जाएगी तो वही पीढ़ी भारत का निर्माण करेगी। और हमारी कल्पना है कि 2047 तक इस राष्ट्र को विकसित करेंगे। तो वो कल्पना बिना पढ़ाए पूरी नहीं हो सकती। आप अगर भारत को कंपेयर करेंगे 1950 से, 1950 से 2025 का भारत बदला हुआ भारत है। हमारी आवश्यकताएं बदली हैं, हमारे रिसोर्सेज बदले हैं। पहले हमको क्या था कि पहले हमको सबको पढ़ाना था, एजुकेट करना था। अब हमको एजुकेशन, सबको एजुकेट करने के साथ साथ उसमें क्वालिटी भी देनी है। जब क्वालिटी देने की बात आएगी तो निश्चित तौर पर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर को एनरिच करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें जब हम एक बार लाने की कोशिश कर रहे हैं,
निश्चित तौर पर एजुकेशन में बदलाव है, और एजुकेशन का बदलाव एक दिन में नहीं दिखता है। एजुकेशन का बदलाव अगर देखना, जैसे मैं अगर अपना एग्जाम्पल लेके आपके सामने कोड करूं, तो हमने मेधावी 40 के नाम से स्कूल शुरू किए। हमने नर्सरी से बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि जैसे आप जब क्लास 6 में सीधे बच्चे को लेते हैं तो उसके शुरू के जो 5-6 साल 8 साल पढ़ाई के होते हैं वो कहीं ना कहीं लगा इन्वेस्ट कर चुका होता है, और उसमें उसने जो सीखा होता है वो उसको दिखाई देता है। बट हम लोगों ने शुरू किया अपना मॉडल, जब अपना मॉडल शुरू किया तो हमने क्लास उसको नर्सरी से स्टार्ट किया। नर्सरी से स्टार्ट करने के बाद हमने उन बच्चों को पढ़ाया, और वही गांव का बच्चा जो फर्स्ट जनरेशन का लर्नर था वो आगे जाकर अच्छी तरह से एजुकेशन ले रहा है। तो उन विद्यालयों में बच्चों को अच्छा पढ़ते हुए हम लोग दिखाई दिए, वो बच्चे अच्छा पढ़े। और एक बार जैसे पढ़ाई जैसा विषय जो है ना, एजुकेशन का विषय, आप भी अपना अनुभव अगर करिए, एक बार आपको लग जाए कि पढ़ाई की, जैसे पढ़ाई की लत शब्द बुरा होता है, बट पढ़ाई की आदत लग जाए अगर आपको, तो आपको जो शिक्षक मिलेगा उससे पढ़ लेंगे। तो बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन का गोल ये था कि हम बच्चे को पढ़ने की तरफ डाइवर्ट करके ले जाएं बाकी अन्य सारी चीजों से। और वो कैसे डाइवर्ट होता था कि हम उसको अच्छा एनवायरनमेंट दे दें, उसको स्कूल आने का मन करने लगे। तो प्राइमरी स्कूलों में हमने वो सब चेंजेस किए हैं इस बार। तो कभी कभी बात होती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, तो उनका मानना ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो बहुत अच्छी है, लेकिन सरकार ने बिना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जल्दी मिला है। आपको क्या लगता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आपका विचार क्या है? देखिए, क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि ऐसा है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि जिनको इम्प्लीमेंट करना था इस पॉलिसी को, उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा जल्दबाजी में शुरू कर दिया गया। लेकिन आप ऐसे मानिए कि एनईपी इस भारत की वो नींव है जो अगले आने वाले कुछ वर्षों में जो विकसित भारत की कल्पना है उसको पूरा करेगी। अभी लोग चर्चा क्या करते हैं, मैं ये नहीं कहता, मैं चर्चा की बात आपसे कर रहा हूँ, जो लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि इस वीडियो को अगर कट किया किसी ने तो गलत तरीके से चलाएगा। लोग चर्चा क्या करते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अनप्रोडक्टिव यूथ देता है, इसको चेंज कौन करेगा, इसका बदलाव कौन लाएगा। इसको बदलाव लाने के लिए एनईपी आई। एनईपी के साथ क्या हुआ कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के साथ साथ उसको स्किल भी दे रहे हैं। और हमारे गार्जियन के मन में जो एक भाव था ना कि हमको हर जगह मार्क्स चाहिए, अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जा रहे हैं तो आपके मार्क्स आ नहीं रहे हैं, जब मार्क्स आ नहीं रहे तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी को वो गार्जियन अलाउ नहीं करता। आपको करिकुलर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उसको अलाउ नहीं करता। तो धीरे एनईपी के आने के बाद क्या हुआ, हमने सिलेबस के साथ लोगों को काम करने की सुविधा दे दी। अब रोल आता है एजुकेशनिस्ट का, जो प्रोफेसर हैं, जो यूनिवर्सिटी के नीति नियंता हैं, उन लोगों को इस दिशा में थोड़ा सा काम करना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हालांकि अच्छा काम किया है इसमें, मुझे और प्रदेशों का नहीं पता। हमारी सरकार ने भी उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन बनाया है। अच्छा। जो ये बताएगा, जो ये सजेस्ट करेगा कि हमको कौन से कोर्स पढ़ाने चाहिए। आप सोचो ना कि हमने जो आवश्यकताएं 1983 की थी, वो आवश्यकताएं अब 2000 में नहीं बची। हाँ, डेफिनेटली हमको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। आज एआई जब दुनिया पढ़कर आगे निकल चुकी, तब हम एआई पढ़ाने की बात कर रहे हैं। हमको उस फेज में एआई इंट्रोड्यूस करनी चाहिए थी, और ये बात बिना एनईपी के नहीं हो सकती थी, पहले नहीं कर सकती। पहले आपको अगर साइंस साइड में जाना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं ले रहे तो बायो और आपको केमिस्ट्री लेनी पड़ेगी। उसके साथ अगर नया सब्जेक्ट लेना चाह रहे तो नहीं ले पाएंगे। तो ये परिवर्तन का दौर है, और इस परिवर्तन के दौर में एनईपी की आवश्यकता है। एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सोच समझ के, और जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देके इस काम को करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर एनईपी प्रॉपर वेल रिसर्च है, और ये बड़े अच्छी तरीके से काम करेगी, और मुझे लगता है ये भारत की दिशा को बदलेगी। चूँकि लोग तर्क देते हैं कि जिस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, इसी तरीके से एनटीए भी लाया गया था, पीएमटी को हटा के कि नहीं एक नई व्यवस्था बनाएंगे। लेकिन आज देखिए कि पेपर लीक जैसे तमाम मुद्दे होते हैं जो नीट पेपर में ऐसे हो रहे हैं। तो सरकार ने कई एजुकेशन क्षेत्रों में परिवर्तन तो किया, लेकिन उसको सुचारू रूप से चला नहीं पाई, ये आरोप लगते हैं और दिखाई देते हैं। थोड़ा जैसे आपने भी स्वीकार किया कि नहीं, इम्प्लीमेंट थोड़ा जल्दी हो गया। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पेपर लीक हुआ तो मैं उसको ये डिफेंड नहीं कर सकता कि पेपर लीक हो गया, लेकिन आप समझिए पेपर लीक
चला कैसे। हमारी जो पॉलिसी थी पेपर लीक के माफिया को पकड़ने की या पेपर लीक के माफिया को सजा देने की, उस पॉलिसी में जो कानून था वो कानून ऐसा था कि वो अगर पेपर लीक करते हुए कोई पकड़ा गया तो उसको मामूली सजा देके छोड़ दिया जा रहा था। उत्तर प्रदेश की सरकार एक्ट लेके आई है अभी 2020 में, जिसको हमने 22 में पास किया है अपने उससे असेंबली से, जो माफिया जो इस तरह के काम करता है, क्योंकि जब कानून का डर खत्म हो जाता है ना, और ये बड़ा सेटअप है, तो डर जब खत्म होता है आपको लगेगा कि मैं कुछ अपराध करूंगा और मैं छूट जाऊंगा, तो लोग अपराध करके बचते रहते। बट लेकिन ये लगे कि अपराध कर दिया मैंने एक बार, तो मेरी 7 पुश्तें याद रखेगी कि मेरे परिवार में किसी ने अपराध किया था। तो वैसा कानून होना चाहिए था और वैसा कानून अब लेकर आए, तो धीरे धीरे चीजें ठीक सुधरेंगी। पेपर लीक दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। और अगर कभी ऐसा हो जाए, देखिए हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो हमने पेपर लीक पे कमेटियां बनाई और पेपर लीक के बाद इमीडिएट दूसरा पेपर कराया। हमने उस पर पर्दा नहीं डाला। तो हमारी नीयत साफ है, हमारी मंशा साफ है। हम प्रतिभावान बच्चों को उनकी प्रतिभा के अनुरूप अपॉर्चुनिटीज देना चाहते हैं, और अपॉर्चुनिटीज में प्रतिभावान व्यक्ति जाए, कोई गलत तरीके से वहां ना घुसे, ये हमारा सदैव प्रयास रहता है। 69,000 जो शिक्षकों की भर्ती वो कहाँ अटकी, क्या मामला, क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा? देखिए उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई जरूर है, और वो चैलेंजेस कुछ ऐसे हैं जो मुझे लगता है कोर्ट के माध्यम से ही सॉल्व होंगे। क्योंकि जब एक पक्ष को संतुष्ट करने की सरकार कोशिश करती है तो दूसरा पक्ष असंतुष्ट होता है। और जो प्रॉब्लम है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहीं आरक्षण का हनन नहीं किया किसी का। मतलब 100% माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षित वर्ग का हक देने के लिए, आपने सुना होगा एक भर्ती हुई पहले जिसमें गड़बड़ियां पाई गई, चकबंदी भर्ती वाला, जो लोग चलाते हैं आजकल। चकबंदी भर्ती में भी सबको सजा दी गई और वो वैकेंसियां फिर ठीक करी गई। तो जहां कहीं एक व्यक्ति गड़बड़ बैठ जाता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और सरकार उसको जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको ठीक करती है। और इस भर्ती में भी मुझे लगता है कोर्ट की सहायता से हम लोग अच्छा सोल्यूशन लेकर आएंगे। चलिए, अब तो हम लोग नीति और योजनाओं पे बात कर लिए, थोड़ा राजनीति पे भी बात कर लेंगे, क्योंकि राजनीति भी अपना सब्जेक्ट है। अखिलेश यादव तमाम हमले कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसा आपने कहा कि नहीं सरकार कोई टॉलरेट नहीं करती। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ओबीसी SC ST का आरक्षण लूटा जा रहा है, यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसरों की नियुक्ति पर NFS लगा दिया जाता है। देखिए अखिलेश जी तो अब ट्विटर वाले नेता हो गए, मतलब ट्विटर भी नहीं तो अब तो ट्विटर खत्म होकर एक्स पे आ गया, तो एक्स वाले नेता हो गए। तो वो कुछ भी बयान कैसे भी देते रहते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि भारत अब समझदार भारत है, और हमारी सारी संस्थाएं, क्या अगर ऐसा कुछ होता तो कोर्ट इंटरव्यू नहीं करता है क्या? कोर्ट इंटरव्यू करता है ना, कि अगर कोई ऐसी घटना होती है तो एक अफवाह फैलाना, वो तो वो लोग कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं जब एक सरनेम के लोग PCS जैसी भर्तियों में सेलेक्ट हो जाया करते थे। तो जब वो गड़बड़ियां करते थे तो उनको पता है गड़बड़ियां होती थी, लेकिन अब गड़बड़ियां नहीं होती भाई, अब बदल गया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी जी मुख्यमंत्री हैं जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं। कोई गड़बड़ करेगा तो वो ग्रिप में आ गया तो वो बुलडोजर ही चलता है उसके घर। अब तो लेकिन जो आरोप आप समाजवादी पार्टी पे लगते थे, अब समाजवादी पार्टी वही आरोप लगा रही है कि जितने स्वजाती हैं मुख्यमंत्री जी के, वो हर थाने में बैठे हैं, हर SP ऑफिस में और DM ऑफिस में बैठे हैं, बड़े बड़े पदों पे, मुझे और एक लिस्ट तो भी देते हैं वो। मैं अगर कहूं तो मुझे तो ऐसा नहीं दिख रहा। जो व्यक्ति जिस लायक है उसको उस तरह का दायित्व दिया जाता है, उसको काम दिया जाता है। और जब आप ढूंढने निकले हैं समाज को, जब जातियों में ही बांट देंगे, हर चीज को जातियों में बांट देंगे, थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्योंकि हम एक तरफ तो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम जातियों में भी बांटने लगते हैं। दो लोग आपस में लड़े तो दो जातियों की लड़ाई नहीं हो सकती। तो अगर उस पे ले जाएगा विपक्ष तो निश्चित तौर पर भारत जब प्रगति के पथ पर हम जाने वाले थे, और हम तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, हम तेजी से आगे चल रहे हैं और हमारा युवा मेहनत कर रहा है। वो किसी एक व्यक्ति के बनाने से नहीं बनना, हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं।
जब हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी आना चाहिए, और वो मुझे लगता है रिजल्ट आता वो दिख रहा। ये लोग थोड़े दिन बोलेंगे ऐसे ही, फिर उसको लगेगा नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक काम कर रही, तो अपने आप शांत हो जाएगी। जैसा आप कह रहे हैं कि भारत को प्रगति करना है तो हर समाज, जाति, धर्म को एक साथ लेके चलना होगा। और वास्तविकता भी है कि अगर समाज को प्रगति करना है, देश को प्रगति करना है, तो सबको एक साथ लेके चले। लेकिन विशेष रूप पे यूपी में आरोप लगते हैं कि सरकार हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत ज़्यादा करती है। और कॉरपोरेशन में तो ये आरोप खुद जो ऊर्जा मंत्री हैं उन्होंने कहा कि नहीं, कॉरपोरेशन में जो नियुक्तियां हो रही हैं जाति के आधार पर नियुक्तियां हो रही हैं। मैंने नहीं सुना, हो सकता है किसी ने बयान को एआई से जनरेट करके पेश करा दिया हो, अच्छा, क्योंकि ए.के. अभी शर्मा जी अपना विभाग खुद चलाते हैं, और मुझे लगता है वो ब्यूरोक्रेट रहे लंबे समय तक, तो मंझे हुए व्यक्ति हैं, ऐसा बयान उनकी तरफ से आया जरूर नहीं होगा। राम मंदिर का मुद्दा से तो अवगत होंगे आप? बिल्कुल अवगत है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसा कुछ हुआ है। सरकार ने एसआईटी बनाई है, एसआईटी की जांच की रिपोर्ट आ जाने दीजिए। जब कोई व्यक्ति ईश्वर के साथ ऐसा खिलवाड़ करता है, और हम लोग तो एक उस सत्ता को मानते हैं ना, जो कहते हैं कि वो परम सत्ता है, ईश्वर है जो सबको सजा देता है, और उसी के मंदिर में अगर ऐसा किसी ने कृत्य किया है, और एसआईटी भी ट्रस्ट के मांगने पे सरकार ने बनाई है। ट्रस्ट को लगा कि उसके कुछ एम्प्लॉय गड़बड़ कर रहे हैं, तो उन्होंने एसआईटी बनाने की मांग की, और एसआईटी की रिपोर्ट आएगा तो जो भी दोषी होगा उसको सजा जरूर मिलेगी। सजा मतलब दोषी कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये तो उत्तर प्रदेश की नीति है, और आप देख भी रहे होंगे लगातार। जैसे आप अनुभव करिए कि हमारी सरकार में जो मुकदमों के निर्णय हैं, जो पहले अपराधी ने अपराध किया और एक बार जमानत उसको मिल गई, तो वो फिर बहुत लंबे समय तक कोर्ट के नेट में नहीं आता था या जेल नहीं आता था, लेकिन त्वरित पैरवी हो रही है, अपराधियों को अपराध की सजा मिल रही है। तो जब कानून का भय के साथ साथ कानून का राज जब आ जाता है, तब लोग धीरे धीरे ठीक होते हैं। बहुत लंबे समय तक लोगों ने उत्तर प्रदेश को बिगाड़ा था, तो उसको सुधारने की बात चल रही है, और हम 10 सालों से लगातार परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के मन में आज लगता है ना कि ये भाव आया है कि इंडस्ट्री भी आ रही है उत्तर प्रदेश में, तो इंडस्ट्री इसीलिए अब आप आ रही कि लगता है कि नहीं, यहाँ कानून का राज है, कोई माफिया आके ये नहीं कहेगा कि मुझे भी हफ्ता दे दो। तो वो एक विश्वास जो कानून का आया है उत्तर प्रदेश में, यही विश्वास हम सबकी पूंजी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार इस पूंजी को जरूर बचाने के लिए सारे प्रयास कर रही है। कभी कभी बातें आती हैं लखनऊ और दिल्ली की, इसमें कितनी बात सच्चाई है कि गुटबाजी की बातें आती हैं? मैं बहुत सामान्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और उस कार्यकर्ता के रूप में हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, ये सारे नेता आपस में कोऑर्डिनेशन करके इस प्रदेश को और इस देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। जनता का विश्वास हम पर है। जब कोई मुद्दा नहीं मिलता विपक्ष को, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो आपस में इनकी नहीं बन रही। अरे, हम एक ही पार्टी के लोग हैं, और हमारी पार्टी लोगों का समूह नहीं है, हमारी पार्टी विचारों का समूह है, जो एक साथ विचारवान लोग एक साथ जुड़े, और हम सब ट्रेनिंग करके आते हुए देखते हैं, हमको एक विचार सिखाया जाता है। यहाँ प्रशिक्षण वर्ग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का लगता रहता है, तो उस प्रशिक्षण वर्ग में हमको ये नहीं सिखाया जाता कि हम आपस में एक दूसरे से बैर भाव रखें। हमको ये सिखाया जाता है कि हाँ, जो इस राष्ट्र के लिए अच्छा हो, हम सब मिलकर वो काम करें, उसके लिए चाहे भले ही हमें अपने स्वार्थों को तिलांजलि देनी पड़े। तो ये बिल्कुल, मुझे तो नहीं लगता इस बात में कहीं से कहीं तक कोई दम दिखता है। अब तो विपक्ष भी एकजुट हो गया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में बैठक भी दिल्ली में हुई। उनका कहना है कि यूपी में असली लोकतंत्र की लड़ाई है, अगर यूपी में विपक्ष हार गया तो लोकतंत्र हार जाएगा। बीजेपी की क्या तैयारी है? देखिए भैया, जब आप जीतते हैं तो कहते हैं कि लोकतंत्र है, जब आप हार जाते हैं तो लोकतंत्र हार गया। तो लोकतंत्र का मतलब क्या राहुल गांधी है क्या? लोकतंत्र का मतलब हम जैसे सामान्य परिवारों से आने वाले लोग, मैं एक सामान्य परिवार से आया हूँ,
मेरे घर में कभी कोई पॉलिटिक्स थी ही नहीं। मेरे पिताजी एक सामान्य शिक्षक थे। तो सामान्य परिवार से आए हुए लोग जो सत्ता में आ जाएंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा क्या? क्या राज परिवार या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सत्ता ट्रांसफर होती रहेगी उसको लोकतंत्र कहते हैं? लोकतंत्र की तो परिभाषा ही नहीं थी। तो लोकतंत्र की गलत परिभाषा पढ़ने वाले लोग अगर ये एक बात कहेंगे तो मुझे लगता है सुनना ही नहीं चाहिए जनता को, और जनता सुन भी नहीं रही है, आपको दिख रहा होगा। 27 में क्या तैयारी है? रिटर्न होगी सरकार? 100%, और पहले से अच्छी मेजोरिटी से। क्योंकि जब हम पहली बार सत्ता में आए 17 में उत्तर प्रदेश में, तो हमको दिखाने के लिए कुछ नहीं था। अब हम जब सत्ता में हैं तो हम चहुतरफा विकास दिखा सकते हैं, सामान्य आदमी से लेकर एक, जैसे कि हमने लोगों की इनकम बढ़ाई है, हम गरीबी की रेखा से बाहर लोगों को लेकर आए हैं, सामान्य व्यक्ति को हमने रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। हाँ, जरूर कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, वरना ऐसा ना होता कि हम राम राज्य ले आते जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं। हमने तो ये कहा है कि हम 2047 तक इस प्रदेश को विकसित बनाएंगे, तो 2047 तक ये प्रदेश विकसित होगा। अब आपके एक निजी सवाल से हम इस लाइव को ख़त्म करते हैं। आपके जो पिछला 6 साल का कार्यकाल रहा, उसमें अगर सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक दो अगर आप दर्शक जानना चाहें, एजुकेशन के क्षेत्र में खास तौर से। देखिए, मैं जब एमएलसी बना तो मैं एजुकेशन के क्षेत्र में काम करता था, तो मुझे लगा कि मुझे अपने डोमेन में काम करने का अवसर मिला। तो सबसे पहला तो हम लोग, मुझे लगा कि कैसे इतने बड़े क्षेत्र के लोगों के साथ चर्चा की जाए और कैसे इन क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं की और उनके साथ जरूरतों को पूरा किया जाए। तो हमने काम शुरू किया कि चलिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि 500 गीगावाट पे हम सोलर को लाएंगे। तो मैंने सोलर पॉलिसी पढ़ी, तो उसमें लिखा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए सोलर पॉलिसी में नेट मीटरिंग की सुविधा नहीं थी। तो बेसिकली हम लोगों का काम पॉलिसी मेकिंग की तरफ ज्यादा होता है। तो नई सोलर पॉलिसी जब 2022 की आई, तो उस सोलर पॉलिसी में नेट मीटरिंग विद्यालयों की लागू हुई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक बड़ा अचीवमेंट था कि हम लोग जो पॉलिसी मेकिंग की बात करते थे उस पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए हम लोगों ने काम किया। एनईपी आ गई, एनईपी पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ठीक से काम करने लगे, उस पे हम लोगों ने प्रयास करना शुरू किया। दूसरा, ये एनईपी में जब एनईपी आई तो कैसे हम इंडस्ट्री को और इसको लिंक करेंगे, तो मैं एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आया विधान परिषद में, और विधान परिषद के इतिहास का तीसरा प्राइवेट मेंबर बिल था, जिसमें हमने कहा कि एजुकेशन एक ऐसी बॉडी बने, उत्तर प्रदेश रोजगार आयोग बने, जो यूनिवर्सिटीज को ये सजेस्ट करे कि कौन से कोर्स फ्यूचर में आने वाले हैं, यानी कि फ्यूचर में क्या जॉब रिक्वायरमेंट आने वाली है, उसके लिए हमें कैसी मैन पावर चाहिए होगी, या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगा रहा है तो उसको किस तरह का स्किल की मैन पावर चाहिए होगी। ये चीजें कोई एक बॉडी बन जाए, वो इसको इस पर रिसर्च करे, और वो प्रोफेशनल्स की बॉडी हो, और वो रिसर्च करके यूनिवर्सिटीज को सजेस्ट करे कि आप ये कोर्स लॉन्च करिए, अगले 3 साल बाद इसकी वैकेंसीज आने वाली हैं, ये टेक्नोलॉजी आगे आने वाली है, तो हमारी मैन पावर तैयार मिलेगी। तो इस तरह का एक प्राइवेट मेंबर बिल था जो मैंने डाला, और उसका रिजल्ट ये रहा कि उत्तर प्रदेश ने, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल जनरली पास नहीं होते हैं, सरकार को लगता है कि नहीं, सरकार को ये काम करना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन बन गया। तो एक बड़ा काम इस क्षेत्र में हुआ। और लाइब्रेरीज को लेकर हमने बहुत सारे हमारे 2 जनपद हैं जहाँ हमने लाइब्रेरीज बनाई। तो इस तरह के काम करते हुए अधिवक्ताओं की छोटी मोटी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए कि हाँ भाई, पानी नहीं है, वहाँ पर पानी नहीं है तहसीलों में, क्योंकि 36 तहसीलें हमारे कंस्टिट्यूंसी में हैं, तो वहाँ वाटर कूलर लगाने जैसे ऐसे जो भी काम कर सकते थे हम लोग, मैंने पूरा प्रयास किया कि लोगों से कनेक्ट रहूं। और रोजगार सेवक से लेकर ये बहुत सारे ऐसे पक्ष है, और शिक्षा मित्रों का जो कैशलेस बीमा स्टार्ट हुआ पहले शुरुआत में, तो हम सब मिलकर इसका प्रयास किया, और आज शिक्षा मित्रों का जो 18,000 तक मानदेय पहुंचा है। हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे हम सदस्य विधान परिषद जो लोग रहे, उनका बड़ा योगदान है इन सब चीज़ों को लाने में यहाँ पर। अब फिर से आप चुनावी मैदान में हैं, अगर जीत के आते हैं तो अगला 6 साल जो 2-3 प्राथमिकताएं हैं कि जो छूट रही इस 6 सालों में, जो अगली प्राथमिकताएं हैं, वो कौन सी 2-3 प्राथमिकताएं होंगी जिसको आप सबसे पहले निपटाना चाहेंगे? मैं प्रयास करूंगा कि अगले 6 साल में, आने वाले 6 साल में, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी स्कूल हैं, कम से कम वो अपनी
ऊर्जा को सोलर ऊर्जा पे शिफ्ट कर ले। उसके लिए मैं चाहे CSR से प्रयास करूं, चाहे अपनी निधि से प्रयास करूं, उसको करूंगा। अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए थोड़ा से और सुविधाजनक उनके कैंपसेस जहां वो लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, जब कोर्ट के बाहर बैठते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो जाए। सरकार उनके लिए भी कुछ प्रयास करे। जो भी हमारे क्षेत्र में इस तरह की समस्याएं आती हैं, और बेसिकली एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का हित, उसके साथ साथ अभिभावकों का हित, दोनों का हित सुरक्षित रहे, ऐसा प्रयास मुझे लगता है मैं अगले 6 वर्ष में करने वाला हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए हमारे साथ। बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने, और आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने सारे सवालों पर मेरी राय जानी और बेबाकी से मेरे साथ बात की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर।